श्याम विधि, मैं अजीत सिंह आप लोगों का एक बार फिर से एक ज़बरदस्त क्लास के अंदर स्वागत करता हूँ। नहीं, ज़बरदस्त क्लास नहीं है ये। आज केवल और केवल इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर भी हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट आपको पता है मैं किसकी बात करने वाला हूँ, रीज़निंग की बात करने वाला हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले अपन लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है रीजनिंग का, उसके बाद सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा जाता है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है? वर्बल रीजनिंग में और नॉन वर्बल रीजनिंग में अंतर क्या है मैं बताऊँ आपको, कि वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन के पास में अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को डायग्राम देखने के लिए मिलते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़ा-सा अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, आप लोगों ने थोड़ा-सा आइडिया होगा। अगर किसी ने कभी किताब खोल के देखी होगी तो जैसे सिलॉक्स हो गया, ठीक है ना? स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गए, ठीक है ना? कथन तर्क जिनको हम लोग बोलते हैं, कथन तथा पूर्व धारणा हो गई, कथन तथा निष्कर्ष हो गए, ये सारे जो चैप्टर हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है ना? नॉन वर्बल 3 पोर्शन होते हैं मेनली हमारे रीजनिंग के अंदर। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट के मतलब जो टॉपिक है हमारे, टॉपिक क्या-क्या रहने वाले हैं, टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ, टॉपिक के नाम क्या हैं, ठीक है? एक टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग सबसे पहला एनालॉजी टेस्ट, जिसको आप लोग सार्वदर्शिता परीक्षण हिंदी के अंदर आप लोग बोल लेते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको लोगों को मिलेंगे अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना? एक मिलेंगे शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना? एक मिलेंगे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सिंपल टॉपिक होता है बट इम्पोर्टेंट होता है सार्वदर्शिता परीक्षण जो एनालॉजी टेस्ट है। आपको हर एग्जाम के अंदर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? सेकंड टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना? थर्ड टॉपिक क्या है यहाँ पे नंबर सीरीज, ठीक है? कई सारी किताबों के अंदर केबल सीरीज नाम से टॉपिक दे देता है। आपका सिलेबस जब भी आप एग्जाम के अंदर देखते हैं, तो कई बार केबल सीरीज नाम से आपका टॉपिक दे देता है। अगर सीरीज को आप लोग डिवाइड करते हो तो सीरीज 2 टाइप की बनती है, ठीक है ना? एक बनती है अल्फाबेटिकल सीरीज, एक बनती है नंबर सीरीज, ठीक है? अब अल्फाबेटिकल सीरीज के भी अगर टाइप देखना चाहोगे तो 2 से 3 टाइप बनते हैं, ठीक है ना? 3 टाइप कौन-कौन से बनते हैं? आपका मिसिंग अल्फाबेट का बनता है, ठीक है ना? आप लोगों का रॉन्ग अल्फाबेट का बनता है, एक रिपीटेड अल्फाबेट की सीरीज आती है। 3 टाइप के सीरीज के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। आप नंबर सीरीज में बात करोगे तो नंबर सीरीज में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक मिसिंग नंबर के मिलते हैं, एक आप लोगों को रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सीरीज में ही एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है जो अल्फाबेटिकल रीजनिंग में ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर बुक में अल्फाबेटिकल रीजनिंग के अंदर दे के रखता है। वो आपका जो मिक्स क्वेश्चन होता है, मिक्स क्वेश्चन कैसे होता है कि अल्फाबेट और नंबर को मिलाकर मिक्स क्वेश्चन हम लोगों को बना के दिया जाता है, ठीक है ना? ये रहता है। चौथा टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से ये आता है रीजनिंग के। इस टॉपिक में अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है। टाइप इसके आप बना ही नहीं सकते। आप बोलो 8 टाइप, 10 टाइप, 15 टाइप, बहुत सारे टाइप इसके बन जाते हैं। 25-30 टाइप तो मैं क्लास में करा देता हूँ बच्चों को, उसके बाद भी बच्चे नए-नए टाइप निकाल के ले आते हैं। अरे सर हमने फलाँ राइटर की फलाँ पब्लिकेशन की बुक के अंदर हमने देखा था, तो ये टाइप वहाँ पे मिला था, ये तो आपने कराया नहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग में तो नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन के आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि भैया सिंपल सा है, मैं आपको बोल दूँ कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस रिमोट को क्लॉक बोला जाता है, ठीक है ना? तो बताइए आगे किसको क्या बोला जाएगा? बहुत टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो उसमें मतलब कुल मिला के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरा का पूरा एबीसीडी से रिलेटेड है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसको तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि हम लोग एबीसीडियाँ पढ़ रहे हैं, क्या पहली क्लास के अंदर आ गए, ठीक है ना? बट अच्छा टॉपिक है, मन लगता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आप अगला टॉपिक है आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना? इसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाएँ। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा बचपन के अंदर जो आपको पढ़ाया था बोडोमास का रूल, ठीक है ना? जहाँ पे क्या होता है कि जैसे 4 साइन है हमारे पास में प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि पहले कौन-सी कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड वाली करनी है या इंटू वाली करनी है या प्लस वाली करनी है, माइनस वाली करनी है। मतलब कुछ नहीं है, एक इक्वेशन टाइप का आप लोगों को देगा और फिर उसको हमसे सॉल्व करवाएगा, सिंपल सा ये होता है। इसमें भी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से मिल जाएँगे? एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे दी, बोल दिया कि भैया इसको बोडोमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो सेकंड टाइप आप ऐसे बोल सकते हो कि बोल देता है कि भैया साइन को चेंज करो कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है,
माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ इनटू है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आपने कभी देखा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमको दे देता है। या तीसरा टाइप यहाँ पे कैसे बन जाता है कि एक इक्वेशन दे देता है, इक्वेशन के अंदर बोलता है कि किन दो नंबर को चेंज करें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तीसरा टाइप यहाँ से ये बन जाता है। ऐसे ही चौथा टाइप ये बन जाता है कि इक्वेशन आपको दे देगा, इक्वेशन के अंदर बोलेगा कि किन दो साइन को हम लोग चेंज करें कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से आपको आजकल का मैं बोलूंगा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, ठीक है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक। आजकल एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अगला आप देखोगे तो अगला यहाँ पे संबंध रिलेशनशिप, ठीक है ना, संबंध रिलेशनशिप। इसको आप लोग शॉर्ट में अगर बोलना चाहेंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में तो ब्लड रिलेशन बोल सकते हैं आप लोग, रक्त संबंध बोल सकते हैं, ठीक है ना। रक्त संबंध इस टॉपिक का नाम होता है। इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे, कुछ नहीं करना होता। अब देखो इस चैप्टर के लिए ना कुछ नहीं करना आपको, अपनी ऊपर वाली 2 पीढ़ी के रिलेशन पता होने चाहिए, आपको अपनी नीचे वाली 2 पीढ़ी के रिलेशन पता होने चाहिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी अगला टॉपिक है आप लोगों का सिलॉक्स, ठीक है। सिलॉक्स बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर सिलॉक्स में कैसे करें कैसे ना करें। एक रूल बताऊंगा, उससे सारे सिलॉक्स आप लोगों के क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से 100% सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है जंबलिंग। आजकल ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जंबलिंग को लेके बहुत चर्चा चल रही है कि जंबलिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। कई सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि जंबलिंग टॉपिक होता कौन सा है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, आप नॉर्मली देखेंगे कुछ टीचर जो अभी पढ़ाना स्टार्ट किए होंगे उनको जंबलिंग, टीचर्स तक को नहीं पता, क्योंकि ये पहले जंबलिंग नहीं ना था इसका नाम, ठीक है ना। पहले अभी भी बुकों के अंदर भी इसको जंबलिंग करके नहीं दे रहे हैं, अभी भी बुकों के अंदर भी इस टॉपिक का नाम शब्दों का तार्किक क्रम है, ठीक है ना। शब्दों का तार्किक क्रम, कुछ नहीं होता। मैं आपको बोलूंगा ना, एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप बोलोगे सर अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं होता, आपको 4 या 5 वर्ड दे देगा, ठीक है ना, इंग्लिश के, ठीक है, 5 वर्ड दे देगा, बोलेगा इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ, वो होता है जंबलिंग, सिंपल सा, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते थे शब्दों का तार्किक क्रम। उसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसके अंदर जो डेली लाइफ की संक्रियाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को लगाना होता है। नॉर्मली इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर चलेगा तब बहुत अच्छे से मैं डिटेल में इनको समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अगला टॉपिक है बैन डायग्राम, ठीक है। बैन डायग्राम और सिलॉक्स की बात करूं तो ये दोनों आपस में भाई भाई है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि बैन डायग्राम जो है वो सिलॉक्स का छोटा भाई है, ठीक है ना। अगर आपको बैन डायग्राम समझ में नहीं आता है तो आपको सिलॉक्स कभी समझ में नहीं आएगा। पहले आपको बैन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सिलॉक्स, ठीक है। अगर आप बैन डायग्राम सही से समझ जाएंगे तो सिलॉक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला टॉपिक आप देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ नहीं होता, मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कंपनी के अंदर एक वैकेंसी निकली और वैकेंसी के लिए कुछ अहर्ताएं दी गई, अहर्ता समझते ना, क्वालिफिकेशन दी गई कि भैया हमें क्या चाहिए कि हमें ग्रेजुएशन वाला बंदा चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 60% होने चाहिए, इतना एज होना चाहिए, इस तरीके का, ठीक है ना। अब हमारे पास में मान लीजिए 4 एप्लीकेशन आ गए, हमारे पास 4 एप्लीकेशन आए, उन 4 एप्लीकेशन के अंदर अब जो भी एप्लीकेंट है उनने अपनी अपनी योग्यताएं हमको दर्शाई, तो फिर कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ डाटा हमको दिया जाता है, फिर हमको पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सा सेलेक्ट होगा। वो जो 4 होंगे ना, वो 4 हमारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चलो इस पे करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले ये नॉर्मल एग्जाम्स में आता नहीं था, पहले ये बैंक में आता था, ठीक है ना, बैंक में बहुत आता था ये, ठीक है। ये आरआरबी वगैरह की, जो आरआरबी जो ग्रामीण बैंक होती है, आईटीबी जो आईबीपीएस एग्जाम कराता है बैंक का, उसके अंदर बहुत आता था, ठीक है ना, ग्रामीण बैंक वाले में, और जो राष्ट्रीय बैंक है उनके अंदर, एसबीआई के अंदर बहुत आता था। बट अभी पिछले 1-2 साल से देखोगे तो ये लगभग हर एग्जाम में देखने को आपको मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक आप देखेंगे डाटा सफिशियंसी आप लोगों का रहने वाला है। डाटा सफिशियंसी बहुत बड़ा टॉपिक है, यूं मान लो, और बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं बताऊं कैसे बड़ा है कैसे अच्छा है। अगर आप लोगों को मान लीजिए मैथ का और रीजनिंग का रिवीजन करना है एग्जाम से एक दिन पहले, तो आप कुछ मत पढ़ो, डाटा सफिशियंसी पढ़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैथ का और रीजनिंग का कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है इसका, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, ठीक है ना, क्वेश्चन के बाद में आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है ना, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। अब हमको बताना क्या होता है ना, जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसका आंसर नहीं बताना होता, हमें केवल ये बताना होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है और जो 2 सेंटेंस हमको दे रखे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए उन दोनों सेंटेंस में से कौन सा डाटा पर्याप्त है और कौन सा डाटा अपर्याप्त है, ठीक है ना। या तो कई बार दोनों सेंटेंस मिला के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कई बार दोनों से मिला के भी सॉल्व नहीं हो रहा होता, कई बार किसी एक से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक तरीके से डाटा सफिशिएंसी आपका मैथ का और रीजनिंग का रिवीजन करवाने वाला टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका कंक्लूजन, ठीक है ना, कंक्लूजन। आप देखेंगे कंक्लूजन 2-3
टॉपिक है कंक्लूजन से रिलेटेड। देखो जैसे कथन निष्कर्ष, वो सिलॉक्स है, उसके अंदर भी कथन निष्कर्ष आते हैं। इसके अलावा कथन निष्कर्ष के नाम से ही एक अलग टॉपिक है जिसको हम एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सेकंड कंक्लूजन के अंदर एक टॉपिक आता है डाटा, इसके अंदर ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, इस तरीके से, जिसको हम लोग असमानता की जांच भी बोलते हैं, इनइक्वलिटीज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर, इसके अंदर कई सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग वही थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। समानताएं और अंतर, ये सिमिलरिटी और डिफरेंस, इसको, ये जो मैं भी आपको बोला ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ये वाला वही टॉपिक है, ठीक है। अब तर्क शक्ति, एनालिटिकल रीजनिंग, मैं अभी आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये सारे चैप्टर एनालिटिकल रीजनिंग के ही है। इसमें एक दो टॉपिक और हैं, कथन, पूर्व धारणा, इस तरीके से करके है, ठीक है ना। चलिए अगला आप देखेंगे क्लासिफिकेशन, आप लोगों का टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं होता, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन किसी एक रीजन की वजह से अपना एक ग्रुप क्रिएट कर रहे होंगे, आपको एक जो अलग ऑप्शन बचा है वो अलग वाला ऑप्शन आपको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अगला वही देखें डायरेक्शन, दिशा निर्देश, जिसको दिशा दूरी के नाम से भी किसी किसी बुक के अंदर दे रखा होता है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा जो डायरेक्शन है उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन आनी चाहिए, और सिंपल सा एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ते हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए, और दायां बायां जिसको आप लोग बोलते हैं राइट लेफ्ट, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। तो 2-3 चीजें इस्तेमाल होती हैं, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। कथन, आर्ग्यूमेंट, एजप्शन, ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक किसके अंदर आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आएंगे, ठीक है ना। कैलेंडर और क्लॉक को आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो गई। कई बार इन टॉपिक को ना, कैलेंडर और क्लॉक को, ठीक है ना, कई बार क्या होता है, इसको किसी किसी सिलेबस के अंदर देता नहीं है, ठीक है ना, और किसी किसी सिलेबस के अंदर टाइम करके दे देता है, समय समय करके टॉपिक लिख देगा, फिर उसके अंदर दोनों से क्वेश्चन पूछ ले। पहले बहुत क्वेश्चन आते थे यहाँ से, अभी ट्रेंडिंग में कम चल रहा है, बट यहाँ से क्वेश्चन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आप लोगों को बताऊं सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये तो मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखते हैं ना, कोई भी एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, तो लास्ट में एक शब्द लिखा होता है, आप लोग अगर बोलेंगे, लास्ट में एक शब्द लिख देता है ETC, मतलब इत्यादि, ठीक है ना। मान लो उन्होंने 20 टॉपिक के नाम लिख दिए, लास्ट में एक शब्द लिख दिया ETC की। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए पेपर के अंदर कि जो उन 10-20 टॉपिक से नहीं है, तो आप उस पर क्लेम ना कर सको कि वो सिलेबस से बाहर है, तो वो बोल देंगे ना कि हमने इत्यादि लिखा था, ETC लिखा था, ठीक है ना, कि अलावा इसके और भी आ सकता है, ठीक है ना। तो और भी टॉपिक इसके अंदर है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। नॉर्मली 3-3.5 महीने का हमारा सिलेबस रहेगा, 3-3.5 महीने हमारी क्लासें चलेंगी, रेगुलर क्लासें रहने वाली है, ठीक है। अब मेन पॉइंट ये कि सर आपने सिलेबस पूरा बता दिया, सिलेबस को एक तरीके से आपने एनालाइज कर लिया, अब क्वेश्चंस को करना कैसे। रीजनिंग को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें तो होती होंगी जो हम लोगों को पहले से आइडिया होना चाहिए उन चीजों का, ठीक है। तो भैया आपको सीधी सी बात है, कोई भी चीज हो, किसी भी तरीके की आपकी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मैं रीजनिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली डेली लाइफ की भी अगर बात करूँ, तो कोई भी चीज है, हमारे लिए क्वेश्चन हमारे लिए एक समस्या की तरह है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन के बारे में बैठ के पहले 10 मिनट सोचेंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते करते चीजें आ जाती है। तो हर क्वेश्चन के लिए, हर टॉपिक के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको नहीं बनानी, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन के साथ में इस तरीके से डील करना है, ठीक है। अगला आपको किस तरीके से रखना है कि भैया आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। आप मेरे को बोलें, जैसे मान लीजिए मैं नंबर सीरीज आपको पढ़ा रहा हूँ, या एनालॉजी में, या क्लासिफिकेशन के अंदर, या बोडोमास के अंदर, जहां भी कैलकुलेशन आती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्लॉक में थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी, कैलेंडर के अंदर कैलकुलेशन आएगी थोड़ी सी, मैं वहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और आप मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, अब मेरे को पूछने लग जाओगे सर 2 का स्क्वायर 4 कैसे हो। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बेसिक कैलकुलेशन आपको होना चाहिए। भाई आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों में से मिनिमम में क्वालिफिकेशन अगर किसी भी बच्चे की होगी तो 12th तो रहने ही वाली है, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रहेगी तो 12th तो रहेगी, ठीक है ना। तो 12th में अगर आप हो तो आपको बेसिक कैलकुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। रीजनिंग पढ़ते समय पे भी आप लोगों को ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है ना। 20 तक के क्यूब आप लोगों को याद होने चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करनी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। जब भी कैलकुलेशन करें तो यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इकाई के अंक की कैलकुलेशन जो बच्चे करना जानते हैं ना, उन बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, और वो बच्चे अपना जो एग्जाम के अंदर टाइम होता है ना वो बचा लेते हैं। जहां बच्चा 10-15 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन करेगा, वो यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो अपना आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। टाइम बचाने वाली चीज, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है, आपका बेसिक कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर सही है, तो आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं अपना, ठीक है।
अगला, सीधी सी बात है, आपको हर एक टीचर, हर एक अध्यापक हमेशा से बोलते आए होंगे, आपको बचपन से बोलते आए होंगे कि भैया कुछ नहीं है, आप लोग जितना पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। रेगुलर प्रैक्टिस आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर प्रैक्टिस कंपटीशन का सबसे बड़ा हथियार है, रेगुलर प्रैक्टिस। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, एक फॉर्मूला बताता हूं, इसके ऊपर स्पेशल मैं क्लास भी कर चुका हूं, ठीक है ना, उसका लिंक आपको भी दे दूंगा, या चाह के हमारे चैनल पे आप लोग देख लें एक बार, एग्जाम विधि चैनल पे, ठीक है ना, यूट्यूब पे, वहां स्पेशल वीडियो बनाया है कि भैया आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को मिला के ना, तब भी आप लोगों का सिलेक्शन, कई बच्चे होते हैं केवल पढ़ लिया, रिवीजन नहीं करा, प्रैक्टिस नहीं करी। ये तीनों चीजें आपको करनी है, पढ़ना तो है ही है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तीनों चीजें तब आप करोगे, तब जाके सिलेक्शन की उम्मीदें बनती है। इनमें से एक भी चीज आप कर दोगे ना, मान लो आप जीरो से किसी संख्या का गुणा करोगे, रिजल्ट जीरो ही मिलेगा। आपके पास तीन चीजें, पढ़ना, और आप लोगों को याद रिवीजन करना, और आप लोगों का क्या करना है प्रैक्टिस करना। तीनों में से एक भी चीज अगर आप लोग छोड़ दोगे तो जीरो हो गई। और जीरो को आप इनमें 100% लगा दो, इसमें जीरो लगा दो, सारा काम जीरो हो जाएगा। जीरो को गुणा करने से हर एक संख्या जीरो ही बन जाती है। तो प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। मान लो आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में मान लीजिए 25 टॉपिक है आप लोगों के, और दो टॉपिक आपको ऐसे लगते हैं कि अरे यार मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है इससे पढ़ने में, कितना भी बढ़िया पढ़ा लें सर, कितना भी कुछ भी कर ले, मेरे को दिक्कत होती है, छोड़ दो, 23 टॉपिक पढ़ लो, और उन 23 टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, उनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो आप लोग कि भैया आपको क्या 23 टॉपिक में से कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ ले तो आप उन 23 टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, ठीक है ना। बाकी दो टॉपिक छोड़ दो अगर वो टफ लग रहा है। ये स्पेशली रीजनिंग के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। भाई 25 टॉपिक है, मान लो किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रहा, एक नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, उसमें टेंशन देनी क्यों है, उसको टेंशन लेनी क्यों, उसकी 24 पे फोकस करो। 24 को इतना पक्का कर लो कि उस एक को इग्नोर ही मार दो आप, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो होगा प्रैक्टिस से, ठीक है ना। कोई भी चीज परफेक्ट हो सकती है प्रैक्टिस से, ठीक है ना। सेकंड, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स कंपटीशन के अंदर बहुत काम आती हैं, क्योंकि यहां पे आप लोगों से कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया कितनी कैलकुलेशन करी आपने, कितना लिखा आपने, कितना क्या करा। यहां केवल आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है कि भैया ये आंसर आया। आंसर कहां से लाए, कैसे लाए, किस तरीके से निकाला, डजंट मैटर। आपका आंसर सही है, आपने सही क्लिक करा है तो आप महाराज हो। आपने कितनी भी कैलकुलेशन करी हो, आपका कितना भी मेथड सही हो, लास्ट में अगर आंसर गलत है तो आप गलत हो, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कैलकुलेशन कम से कम करेंगे, ठीक है। पेन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, सबसे ज्यादा हम लोग क्या लगाएंगे, दिमाग, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्या, कि भैया देखो सारी चीजें सीख लेंगे, मगर जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। और जो पिछली 4-5 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर वो चीजें आप लोग सीख लेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का खुद से ही होने लग जाएगा, ठीक है। चलो, और आप लोगों को किस पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। क्या एक्यूरेसी पे ध्यान कैसे देना है सर, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, 14 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि मेरे को जल्दी आंसर देना है, भाई कंपटीशन है, मैं जल्दी आंसर दूंगा, जल्दी आंसर दूंगा। उसके अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेशन को गलत कर लेते हैं। उसके अंदर मतलब आंसर तो जल्दी निकाल लिया उनने, मगर आंसर निकाल लिया गलत, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में मान लो आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, 100 के 100 करके आ गए, ठीक है ना। अब 100 में से 40 गलत हो गए, नेगेटिव में कट जाओगे आप तो, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन कम करो, आप एक, मैं कह रहा हूं 10 में से आपने 8 क्वेश्चन किए, 8 के 8 सही करो। 10 में से आपने 10 कर दिए और आपने 2 गलत कर दिए, तो वो जो 8 सही करते हैं ना, वो भी आपका वहां से भी नंबर कट हो जाएगा, समझ। तो कंपटीशन एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों में आती है एक एक्यूरेसी भी आती है, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो इसके बाद में अपन लोग क्या करने वाले हैं, क्लासेज हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। और आपकी जो क्लास रहेगी आज जो शाम 4 बजे से ही आपकी क्लास रहेगी, ठीक है ना। आज शाम को 4 बजे अपन लोग क्लास के अंदर मिलेंगे और एक बेहतरीन सा बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आज से जी जान लगा के अपन लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चे मिलते हैं क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।